दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों अपनी जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस 11वीं क्लास का जो अपनी यूनिट चल रही थी वो 4th यूनिट चल रही थी लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में अपन ने न्यूटन की गति का पहला नियम, जड़त्व के प्रकार, उन पे बेस्ड एग्जाम्पल जो अपने डेली लाइफ में काम में आ रहे हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद में अपन ने न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी पढ़ा था और 3 न्यूमेरिकल अपन ने दोस्तों किए थे। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं आवेग। आवेग इंपॉर्टेंट है। आवेग, इंपल्स। वैसे आवेग के बारे में अपन सभी लोग परिचित हैं, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश ये है कैसे पहचाने। तो अपन सभी लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे ही बॉलर बॉल को फेंकता है और बैट्समैन उस बॉल पे किक लगाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि बैट और बॉल का संपर्क, कांटेक्ट बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, वेरी नेग्लिजिबल टाइम के लिए होता है। और जब बैट्समैन उस पर किक लगाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है, यानी जितना उसमें फोर्स लगा सकता है वो कोशिश ये करता है कि उतना फास्ट वो, जैसे छक्का लगाने की वो कोशिश कर रहा है तो सारा फोर्स उस पर लगा देता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए लगाया गया बहुत अधिक परिमाण में बल क्या कहलाता है दोस्तों? आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। बहुत अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर, किसी पिंड पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अधिक परिमाण का लगाया गया बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। इसका इंग्लिश में नाम इंपल्स है, तो इसको आई से डिनोट करते हैं और ये एक सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं कि जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल, जब एक बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत अल्प समय के लिए, अल्प समय का मतलब है कम समय, नेग्लिजिबल टाइम, बहुत कम समय के लिए किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है, तो बल व समय का गुणनफल किया जाता है, तो बल व समय का गुणनफल, इसने सीधा ही एक्सप्लेन कर दिया, बल व समय का गुणनफल आवेग कहलाता है। आवेग कहलाता है। अब बहुत अल्प समय के लिए फोर्स लगाए तो अल्प समय को दोस्तों अपन मान लेते हैं dt। क्या मान लिया अपन ने? dt। और यहां से बल का गुणनफल, और ये क्या कहलाएगा? di। ये हो गया आवेग। समीकरण नंबर 1 क्या हो गया? di इक्वल्स टू एफ इंटू dt। और इसमें जो di है वो एक सदिश राशि है। ध्यान से अपन देखें, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? F इक्वल्स टू दोस्तों क्या कहता है? dp अपॉन dt। संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। F बराबर क्या हो गया? dp अपॉन dt। ये वैल्यू 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो इंप्लाइज दैट di इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों? dp अपॉन dt और इंटू dt। dt से dt कैंसिल आउट, यानी di बराबर क्या हो गया दोस्तों? dp का मतलब क्या है? p2 माइनस p1 या pf माइनस pi, यानी अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो आवेग क्या हो गया दोस्तों? संवेग में परिवर्तन। आवेग क्या है? di क्या है? संवेग में परिवर्तन, p2 माइनस p1 या dp बोल सकते हैं, या p2 माइनस p1 बोल सकते हो, या pf माइनस p1 बोल सकते हो। नेक्स्ट, आवेग का ऐसा ही मात्रक। आवेग का ऐसा ही मात्रक का मतलब क्या हो गया भाई? जैसे di है तो I का मात्रक बराबर F इंटू डी का मात्रक। F का मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन, और इसका क्या है? सेकंड। तो क्या हो गया? न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, और न्यूटन आप जानते हैं F बराबर m में है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इंटू क्या हो गया?
सेकंड, 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा। तो दोस्तों ये बार कई बार मात्रक ये आता है, क्योंकि वो तो सिंपल है, ये पूछा जाता है कि ये किसका मात्रक है और अपन कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि भाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड किसका है। तो दोस्तों आवेग का मात्रक, ठीक है, या तो न्यूटन इंटू सेकंड, एन इंटू एस, कोई नहीं पूछेगा अपन से, क्योंकि अपन जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन है, सेकंड है, लेकिन अपन से ये पूछेगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स पूछा हुआ भी है। एस इनवर्स किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपको ये लगाना है कि ये कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, आवेग का। और आवेग क्या है, अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल आवेग कहलाता है, ठीक है ना। I इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी, या बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है दोस्तों, आवेग कहलाता है। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र अपन सभी को पता है कि आवेग डी आई इक्वल्स टू क्या है, एफ इंटू डी टी। तो इसका एफ का m1 L1 t माइनस टू और इंटू क्या हो गया दोस्तों t, तो आवेग का m1 L1 t माइनस वन, यानी आवेग का जो विमीय सूत्र है, यहां से अपन देखें कि आवेग किसके बराबर है भाई, मोमेंटम के, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन के बराबर है। परिवर्तन की दर के बराबर तो क्या होता है दोस्तों, बल होता है, ध्यान रखना बात को, परिवर्तन की दर के बराबर क्या है, बल है, लेकिन संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, ठीक है। तो जो मात्रक, जो विमीय सूत्र इसका होगा, संवेग का होगा, वही किसका होगा, आवेग का हो गया। तो यहां से एक क्वेश्चन और हो गया कि आवेग और संवेग दोनों जो भौतिक राशियां हैं उनका एक ही विमीय सूत्र होता है। यहां से ये बात भी अपनी क्लियर हो गई है। अब अपन बात करें अलग अलग केस के लिए, केस फर्स्ट, कि भाई जो बल है अपने लिए, बल का मान परिवर्तित भी हो सकता है, कि जैसे मान लो अपन किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, पहले एक जना दे रहा था, फिर 2 जने आ गए, फिर 3 जने आ गए, दैट इज परिवर्ती बल। तो अपन बात करें कि जब एक परिवर्ती बल वस्तु पर, केस फर्स्ट क्या है, जब एक परिवर्ती बल वस्तु पर t1 समय से, परिवर्ती बल वस्तु पर t1 समय से t2 समय तक, t1 समय से t2 समय तक कार्यरत है तो कुल आवेग अपन ने पढ़ा, अपन ने डी आई इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी, ठीक है। एक परिवर्ती यानी बल का मान क्या हो रहा है दोस्तों, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां से अपन को पता है कि डी आई से अपन आई निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इंप्लाइज दैट ये तो क्या हो गया आई, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा t1 से t2, और क्या हो जाएगा f इंटू डी टी, या इनिशियली अपन बात करें तो p1 से p2, और ये क्या हो जाएगा dp, और ये क्या हो सकता है भाई p2 माइनस p1। यदि परिवर्ती बल है तो ये f का मान है वो समाकलन के चिन्ह से बाहर नहीं आएगा, समाकलन के चिन्ह के अंदर ही रहेगा। तो इसमें अपन ने इसका इंटीग्रेशन किया है, फिर dp का इंटीग्रेशन कर दिया, और अपन ने किसका इंटीग्रेशन कर दिया, f इंटू डी टी, ये है यहां से। तो परिवर्ती बल के लिए क्या हो गया, आवेग का ये फॉर्मूला हो गया, t1 से t2 f इंटू डी टी बराबर p1 से p2। ये अपन ने संवेग मान लिया कि t1 समय पर संवेग था p1, t2 समय पर संवेग था p2, और जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो dp का इंटीग्रेशन p अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो p2 माइनस p1, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये केस फर्स्ट है कि जब परिवर्ती बल के अधीन अपन कार्य कर रहे हैं, वस्तु पर t1 से t2 समय तक अपन कार्य कर रहे हैं, तो आवेग क्या हो गया भाई, यहां से हो गया आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। आवेग बराबर दोस्तों क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन, ये आवेग हो गया। आवेग क्या है, संवेग में परिवर्तन। आवेग का मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। परिवर्तन की दर होते ही क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो आवेग संवेग में परिवर्तन है, प्रारंभिक इनिशियल संवेग, फाइनल संवेग, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये क्या है दोस्तों, आवेग, ठीक है। दूसरा केस क्या है, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत है, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत है, केस सेकंड, यदि वस्तु पर नियत या औसत बल कार्यरत है, वस्तु पर जो वस्तु अपन लगा रहे हैं उस पर नियत बल या औसत बल कार्यरत है, तो अपन क्या कहेंगे, आई इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 से t2
एफ ए वी जी एवरेज, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा दोस्तों डी टी, और बराबर क्या हो जाएगा P1 से P2, और ये कितना हो जाएगा dP, ठीक है। अब नियत बल है तो यहां से अपन करें इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू एफ एवरेज बाहर आ जाएगा क्योंकि बल तो नियत है, T1 से T2 ये क्या हो जाएगा dt, और इंटीग्रेशन P1 से P2 और इनटू क्या हो जाएगा dP, ठीक है। यहां से इंप्लाइज दैट I इक्वल्स टू एफ ए वी जी एवरेज और dt का इंटीग्रेशन t, और लिमिट क्या आ गई T1 से T2, और इसको अपन कहते हैं p, और लिमिट क्या आ गई भाई P1 से P2, इंप्लाइज दैट I एवरेज इक्वल्स टू I एफ एवरेज, और ये क्या हो गया दोस्तों अपर लिमिट T2 माइनस T1, और ये क्या हो गया P2 माइनस P1, ठीक है। और यहाँ से अपन इसको बात कहें तो ये अपन कह सकते हैं I इक्वल्स टू एफ ए वी जी एवरेज, इसको अपन कह एफ एवरेज इंटू इसको कह सकते हैं डेल्टा टी, दोनों समय अंतराल, और ये क्या हो गया दोस्तों डेल्टा पी, और इसे अपन क्या कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है आवेग संवेग प्रमेय भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इधर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अपन को दोनों अपन को ध्यान में रखने हैं, अपने लिए बहुत काम के हैं क्योंकि अपने सिलेबस में है ये, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आवेग संवेग प्रमेय की, बात करते हैं आवेग संवेग प्रमेय। ये समझ में आ गया केस फर्स्ट और केस सेकंड। आवेग संवेग प्रमेय यही है, बस दोनों बल हैं, एक परिवर्ती बल है और एक क्या है नियत बल है। तो आवेग संवेग प्रमेय का मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, बाकी दोनों केस यही हैं। आवेग संवेग प्रमेय, आवेग संवेग प्रमेय स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। और ये क्या है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग, किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन, आरोपित आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इस संबंध को आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। इस संबंध को आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं कि ये जो अपन ने डेफिनेशन, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आया है कि संवेग में परिवर्तन आरोपित आवेग के बराबर होता है, तो अपन ने इसको लैंग्वेज में लिख दिया, और ये जो लैंग्वेज में अपन ने लिखा है यही दोस्तों क्या है आवेग संवेग प्रमेय है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल का आवेग उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। इसी संबंध को, यानी इसी संबंध को अपन क्या कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय, इसी को अपन क्या कहते हैं आवेग संवेग प्रमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गई आवेग संवेग प्रमेय है या आवेग अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे दोस्तों देखिए संवेग संरक्षण का नियम, इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपनी इस यूनिट का। समझ में आ रही होगी बातें, अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें। लेकिन अपन को आवेग का मतलब क्या है, बहुत ही अल्प समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया फोर्स। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, पहली बात तो ये जो संवेग संरक्षण का नियम है ये भौतिकी में अभी तक कहीं भी वॉयलेट नहीं हुआ। जो भी कोई घटना होती है भौतिकी में उसमें हमेशा संवेग तो संरक्षित ही रहता है, यूनिवर्सल है। ठीक है ना, कुछ अपवाद हो सकते हैं लेकिन मोस्टली 95% केसों में संवेग हमेशा क्या रहता है दोस्तों, सुरक्षित रहता है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि किसी निकाय पर, अपन जानते हैं यहीं से मैं कर देता हूं, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से अपन जानते हैं कि dp/dt, कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। इसको अपन F बाह्य भी बोल सकते हैं या F भी बोल सकते हैं। ठीक है, यदि
अपन मान लें यदि F बराबर 0, ठीक है, अर्थात यदि किसी निकाय पर बाह्य बल का मान शून्य हो तो, बाह्य बल का मान शून्य हो तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है ना। जैसे ये F इक्वल्स टू 0 है तो यहां से देखो इसको अपन ने क्या कर दिया, EXT एक्सटर्नल मान सकते हैं इसको। F एक्सटर्नल बराबर यदि शून्य है तो क्या हो गया भाई, dP अपॉन dt बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया। और dP अपॉन dt शून्य है तो अपन जानते हैं किसी भी भौतिक राशि का अवकलन यदि शून्य हो तो वो भौतिक राशि क्या है, नियत है। या इस नियत का मतलब क्या है, P इनिशियल P फाइनल, कि वही प्रारंभिक संवेग का मान अंतिम संवेग के मान के बराबर होता है। प्रारंभिक संवेग का मान अंतिम संवेग के बराबर होता है। अर्थात इसको व्यापक रूप में अपन लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 एंड सो ऑन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नियत, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। इसे अपन क्या कहेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। यदि इसमें चेंजेस करें तो ये तो नियत है, तो इसमें चेंजेस करें दोस्तों तो देखिए इसमें चेंजेस अपन यहां करते हैं, इसमें अपन परिवर्तन कर दें कि भाई नियत है तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखो परिवर्तन करें तो क्या हो गया, चेंज करें तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 प्लस डेल्टा P3, दोनों तरफ अपन ने क्या कर दिया, समय के सापेक्ष अवकलन, इधर भी अवकलन कर दिया और उधर भी अवकलन कर दिया। तो नियत चीज का अवकलन तो दोस्तों क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया 0, ठीक है। और ठीक है, दो कणों के निकाय के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 बराबर क्या हो जाएगा, नियत, दो कणी है और यहां से डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर क्या हो गया, 0, अवकलन करेंगे और इंप्लाइज दैट डेल्टा P1 बराबर माइनस डेल्टा P2। ये भी इंपॉर्टेंट बात आ गई। अर्थात अपन कह सकते हैं प्रथम कण के संवेग में परिवर्तन, प्रथम कण के संवेग में परिवर्तन बराबर माइनस का निशान दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन। प्रथम कण के संवेग में परिवर्तन बराबर का निशान माइनस दूसरे कण के संवेग में परिवर्तन। और ये जो संवेग संरक्षण का नियम है ये भौतिकी में सारी जगह पर क्या रहता है, वैलिड रहता है। इसके आधार पे अपन एटम बम की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई एटम बम होगा तो उसका अपन कैसे अपन निकाल सकते हैं, गोली का वेग वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, जिनको नोट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अपना जो संवेग संरक्षण का जो टॉपिक था ये खत्म हो गया, संवेग संरक्षण अपन ने पढ़ लिया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। पहली बात, सबसे पहले नोट, और नोट में सबसे न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात क्या है दोस्तों कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है।
तथा गति का द्वितीय नियम बल का मापन करता है। न्यूटन की गति का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रथम नियम बल को परिभाषित करता है, ठीक है। जबकि द्वितीय नियम बल का मापन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बल का मापन तो करता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और बल को परिभाषित कौन करता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो बल का मात्रक v में सूत्र तथा उसका परिमाण व्यक्त करता है। यह बल का परिमाणात्मक अध्ययन करता है। यानी अपन यहाँ लिख सकते हैं, इसी में लिखते हैं अपन, जबकि द्वितीय नियम बल का मापन करता है। यह नियम, द्वितीय नियम की बात है, यह नियम बल का मात्रक विमीय सूत्र तथा परिमाण व्यक्त करता है, ठीक है। तो यह बल का परिमाणात्मक, यह है बल का परिमाणात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परिमाणात्मक अध्ययन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें न्यूटन की गति का पहला नियम केवल एक ही बात करता है, बल को परिभाषित करता है कि किसी वस्तु को खींचें या उसको धक्का दें तो वस्तु एक जगह से दूसरे जगह पर विस्थापित हो जाती है, जिसे अपन ने बल को कहा है। लेकिन इसके बाद में बल, कितना बल लगा हुआ है, बल का मात्रक क्या है, बल का विमीय सूत्र क्या है, और बल का कितनी अमाउंट में बल लगाओ यानी उसका परिमाण क्या है, केवल एक चीज को परिभाषा केवल न्यूटन की गति का प्रथम नियम देता है। उसके बाद में बल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो कौन देता है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, क्योंकि ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। तो द्वितीय नियम क्या देता है? बल का मापन करता है। ये नियम बल का मात्रक, विमीय सूत्र तथा परिमाण को क्या करता है दोस्तों? व्यक्त करता है, ठीक है। बल का मात्रक अपन ने पढ़ा था कि बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल का मात्रक, यहां से बल का मात्रक बराबर क्या हो गया भाई? द्रव्यमान का मात्रक गुणा त्वरण का मात्रक। ये बहुत सिंपल बातें होगी, यानी 1 kg गुणा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई? 1 न्यूटन। तो यहां से 1 न्यूटन की परिभाषा भी आप देख सकते हो। 1 न्यूटन बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बात का आप ध्यान रखोगे। और 1 डाइन बराबर क्या हो गया? 1 ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसका भी आप ध्यान रखोगे। बल का विमीय सूत्र m1L1 T-2 है। बल का विमीय सूत्र क्या हो गया? m1L1 T-2, ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरी बात है दोस्तों, वो क्या है? यदि एक कण एक समान रूप से गति करता है, यदि एक कण एक समान रूप से गति करता है, अर्थात v बराबर नियत, या वेग बराबर क्या उसका? नियत, तो a बराबर क्या हो गया? dv/dt। इतना क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर। और d/dt वेग क्या भाई? नियत। और नियत चीज का उकलन क्या होता है? 0। a बराबर क्या हो गया दोस्तों? 0। तो यहां से f बराबर क्या हो गया? m इंटू a बराबर m इंटू 0 इक्वल्स टू कितना होगा? 0 न्यूटन। यानी उस बल का मात्रक क्या होगा? 0 होगा। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण, बाह्य बल इस पे लग ही नहीं रहा है, तो अपन ये कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण एक समान रूप से गति करता है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ये क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण एक समान रूप से गति करता है।
क्योंकि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है? जड़त्व का नियम है। और वो क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। तो ये देखो, मैंने अपन ने कहा यदि एक कण एक समान रूप से गति करता है, गति कर रहा है यानी वेग नियत है, वेग नियत है तो उस पर त्वरण का मान क्या हो गया? शून्य हो गया, यानी उस पर बाह्य बल का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहां से न्यूटन इससे, तो यह है अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई, बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण एक समान रूप से, एक कण एक समान रूप से गति करता है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ये क्या है दोस्तों? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की सहायता से गणितीय रूप से न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्युत्पन्न किया जा सकता है। देख लो, अपन ने गणित के हिसाब से न्यूटन की गति का प्रथम नियम निकाल लिया, तो अपन यहां से ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम ही है बराबर m, तो यदि न्यूटन की गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप अपन को निकालना हो दोस्तों, तो अपन न्यूटन की गति के प्रथम नियम का सहारा लेंगे, द्वितीय नियम का सहारा लेंगे। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से न्यूटन की गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी न्यूटन, आप किसी से पूछोगे कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम का गणितीय रूप, किसी को नहीं पता, केवल ये जान देंगे जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। लेकिन दोस्तों इसका गणितीय रूप क्या है कि यदि एक समान रूप से गतिशील है, v बराबर क्या है? नियत है, तो यहाँ से देखिए त्वरण, उस पर लगने वाला त्वरण 0, F बराबर ma हो गया। अर्थात बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक कण एक समान रूप से गति करता है। इसे अपन क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो अपन ये कह सकते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से निकाला जा सकता है। हाँ, नेक्स्ट बात है, किसी कण की त्वरित गति के लिए, किसी कण की त्वरित गति के लिए सदैव उस पर एक बाह्य बल आरोपित होता है। सदैव उस पर एक बाह्य बल आरोपित होता है। किसी कण की त्वरित गति के लिए उस पर सदैव एक बाह्य बल आरोपित होता है। अर्थात किसी कण की त्वरित गति सदैव, अर्थात किसी कण की त्वरित गति सदैव बाह्य बल के कारण होती है। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि त्वरित गति किसी कण की हो रही है तो उस पर कुछ न कुछ बाह्य बल लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम उस दिशा में प्रयुक्त होता है, का नियम सदैव उस दिशा में प्रयुक्त या लगता है, उस दिशा में प्रयुक्त होता है जिस दिशा में आरोपित बल शून्य होता है। जिस दिशा में आरोपित बल शून्य होता है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है दोस्तों। रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग नहीं है तो अपन कह सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम सदैव उस दिशा में लगता है या प्रयुक्त होता है जिस दिशा में आरोपित बल शून्य होता है। यदि अपन बात करें fx, x दिशा की बात करें, fx बराबर 0 है, fx बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा? dpx अपॉन dt बराबर क्या हो गया? 0। तब px बराबर क्या हो जाएगा? नियत, ठीक है। यदि ऐसे ही यदि fy बराबर 0, y डायरेक्शन में यदि बल का मान 0 है तो यहाँ से dpy अपॉन dt
बराबर 0 इम्प्लाइज दैट पी वाई बराबर क्या हो जाएगा, नियत। ये वाई डायरेक्शन के लिए। ऐसे ही यदि एफ जेड इक्वल्स टू दोस्तों क्या 0 है, तो डी पी जेड अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा 0 इम्प्लाइज दैट पी जेड बराबर क्या आ जाएगा, नियत। तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम उस दिशा में प्रयुक्त, सदैव उस दिशा में प्रयुक्त होता है जिस दिशा में आरोपित बल क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। एफ एक्स 0 है तो ये हो गया एफ एक्स 0 तो पी एक्स नियत, एफ वाई 0 तो पी वाई नियत, और एफ जेड 0 तो पी जेड नियत। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अपन को देखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट बात अपन करते हैं कि संवेग समय ग्राफ का ढाल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संवेग समय ग्राफ का ढाल बल को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल को प्रदर्शित करता है। कैसे कि जैसे P और ये क्या है T। ठीक है, तो यहां से ये ग्राफ हो गया और इसका ढाल अपन ने इस पे स्पर्श रेखा खींच दी और इसका ये क्या हो गया, ढाल हो गया थीटा। तो यहां से F इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी। ठीक है ना, संवेग, ये संवेग है दोस्तों, संवेग समय F बराबर डी पी अपॉन डी टी, और ये क्या हो गया ढाल, और ढाल बराबर क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा। अपन ने यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसका एक्सिस के साथ में क्या हो जाएगा, ढाल। तो संवेग और समय, संवेग है ये, आवेग नहीं है, कंफ्यूज मत होना। संवेग और समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको शो करता है, बल को शो करता है। F बराबर डी पी अपॉन डी टी। यहाँ से अपन निकाल लें, ये लो, यहाँ से अपन लंब डाल दें तो ये त्रिभुज आ जाएगा, ये कोण थीटा मान लेंगे। तो यहाँ से ढाल टेन थीटा वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होता है ढाल, और ढाल को एम से भी डिनोट करते हैं अपन, टेन थीटा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल, बल समय F इंटू डी टी, बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल आवेग या संवेग, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आवेग या संवेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कैसे, ठीक है, ये ग्राफ और ये हो गया, ये F बल हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया, T समय हो गया। ठीक है, इसमें एक तो ये क्षेत्रफल, एक ये क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है एरिया, ये क्या है भाई, I है, या डेल्टा P बराबर क्या है, पॉजिटिव है, और ये एरिया बराबर I या डेल्टा P बराबर इसके लिए क्या है, नेगेटिव। तो अपन आगे भी लिख सकते हैं I या डेल्टा P आवेग, यहाँ I या डेल्टा P बराबर क्या हो गया, F इंटू डी टी बराबर वक्र से घिरा क्षेत्रफल, वक्र से घिरा क्षेत्रफल I या डेल्टा P बराबर इंटीग्रेशन F इंटू डी टी वक्र से घिरा क्षेत्रफल। ठीक है, नोट हम जानते हैं, एक नोट है, और F बराबर क्या है नोट, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F बराबर क्या है, F एवरेज, F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार एक निश्चित संवेग में परिवर्तन के लिए यदि समय अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला औसत बल घट जाता है। अर्थात एक निश्चित संवेग में, यानी
डेल्टा पी बराबर नियत। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अर्थात एक निश्चित संवेग में परिवर्तन, अर्थात एक निश्चित संवेग में परिवर्तन के लिए यदि समय अंतराल यानी डेल्टा टी, समय अंतराल डेल्टा टी बढ़ा दिया जाए, यानी डेल्टा टी का मान इंक्रीज कर दिया जाए, तो एफ एवरेज का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि समय अंतराल बढ़ा दिया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला औसत बल घट जाता है, तो वस्तु पर लगने वाला औसत बल घट जाता है। इसके एग्जाम्पल, आवेग के, एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने के लिए, एक क्रिकेटर है वो कैच को लेता है, तो आप देखते हो वो कैच को ऐसे करता है, तो एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने के लिए अपने हाथ को नीचे लाता है, जिससे संवेग परिवर्तन में क्या होता है भाई, संवेग परिवर्तन यानी संवेग में परिवर्तन का समय बढ़ जाता है, जिससे उसके हाथों पर लगने वाला औसत प्रतिक्रिया बल का मान घट जाएगा। तभी तो आप देखते हो कि कैच लेते हैं तो अपना हाथ को नीचे करते हैं, वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि एक निश्चित संवेग में परिवर्तन के लिए यदि समय अंतराल बढ़ा दिया जाए, यानी वो समय को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, तो पीछे खाता है तथा वह अपने हाथ को चोट लगने से बचा लेता है। यानी एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ने के लिए जब हाथ पीछे की तरफ लेता है तो उसका समय बढ़ा दिया जाता है। समय यदि अपन बढ़ा देंगे दोस्तों तो एफ एवरेज बल का मान घट जाएगा और वह अपने हाथों को चोट लगाने से बचा सकता है। तो ये भी क्या है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम पर ही आधारित है। दूसरा है वाहनों में सोकर, आपको पता है कि जैसे ही जर्क में वाहनों में सोकर झटकों से बचने के लिए लगाए जाते हैं। सोकर क्यों लगाए जाते हैं, झटकों से बचने के लिए वाहनों में सोकर लगाए जाते हैं, वो भी इसी के कारण लगाए जाते हैं।